जी हाँ, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं उच्चतम और निम्नतम के बारे में, और उसके आधारित जितने भी प्रश्न होंगे ये भी देखेंगे कि कितने सवाल में एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, कितना प्रश्न इससे रहता है, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सर जी कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है, कैसे पता चलेगा कि कोई बिंदु उच्चतम बिंदु है या फिर निम्नतम बिंदु है, और उसका मान कितना होगा, यानी इसका उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम निम्नतम मान कितना होगा, कैसे पता करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे, यानी एग्जाम्पल के साथ सीखने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार, आज के सेशन को हम लोग इसी बात से यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पे समझना है कि सर उच्चतम और निम्नतम सेम वही कहानी है जैसे हमने वर्धमान और ह्रासमान में सीखा। वर्धमान और ह्रासमान में हमने सीखा कि अगर कोई भी फंक्शन जो है एफ डैश एक्स, यानी अगर हम लोग यहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं यानी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एफ डैश एक्स का मान अगर 0 से छोटा होता है तो ह्रासमान कहते थे, और अगर 0 से बड़ा होता था तो उसे वर्धमान कहते थे। ठीक, सिंपल सी बात है। तो ठीक उसी कॉन्सेप्ट से यहां पे आ जाता है उच्चतम और निम्नतम, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है कि सर जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन से सिर्फ और सिर्फ यहां पे बिंदु प्राप्त होता है, और वो बिंदु जो होता है वो उच्चतम या निम्नतम हो सकता है। अब उस बिंदु का उच्चतम या निम्नतम होने की शर्त को पता करने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करना होता है। अर्थात पहली बात तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, 0 के बराबर करके एक्स का कोई मान प्राप्त होगा। अब वो बिंदु उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है, उस बात का जानकारी करने के लिए, पता करने के लिए हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन यानी दोबारा से एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें एक्स का मान रखते हैं और उससे पता करते हैं कि वो उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है। और वो उच्चतम और निम्नतम पता करने के बाद अगर उसका मान फंक्शन में रखते हो तो जो मान प्राप्त होगा रखने से वो आपका या तो उच्चतम या तो निम्नतम मान प्राप्त होगा। सबसे पहली बात, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस एक्सरसाइज की बात करें, तो यहां से जो है ज्यादातर चांस रखो कि यहां से सवाल जो होते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं सर, और यहां से हो सकता है कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, यानी जिसको हम लोग 2 नंबरा सवाल कहते हैं, 2 मार्क्स वाला सवाल कहते हैं गुरुजी, वो 2 नंबर वाला सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकायदा ऑब्जेक्टिव तो सर जी रहेगा ही रहेगा, यानी आपको उच्चतम और निम्नतम 2 कहानियां होती है इसमें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में जो सवाल होगा वो डिफरेंशिएशन से आधारित नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है कि पहले डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बाद उसको 0 के बराबर करके एक्स का मान निकालो, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करो, फिर उसके मान रख करके चेक करो, उस बहुत लॉन्ग प्रोसेस। वो शॉर्ट क्वेश्चंस में दिए जा सकते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है, पहली बात तो यह समझ लो। तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव की बात करें, 2 टाइप के सवाल इसमें सर जी पूछे जाते हैं। 2 टाइप के सवाल में उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त करना होता है। उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त कैसे करेंगे उस बात को समझो, ध्यान से समझना। उच्चतम और निम्नतम बात प्राप्त करने के लिए इसमें हम एक कॉन्सेप्ट ये सीखते हैं कि हमने कहा बेसिक सी बात कर रहे, ज्यादा हम तामझाम नहीं कर रहे, बेसिक समझना, टू दी पॉइंट, जितना जरूरत है उतना ही बात करना, उसके बाहर बात नहीं करना। हमने कहा कि अगर डबल डैश एक्स निकाले, एफ डबल डैश एक्स का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन का मान अगर 0 से छोटा हो तो ये बिंदु जो कहलाएगा, वो जो जिस बिंदु पे निकल रहा है उस बिंदु को हम लोग उच्चतम बिंदु कहते हैं, और साथ ही साथ उस बिंदु से जो मान प्राप्त होगा, उस बिंदु को फलन में रखने से जो मान प्राप्त होगा उसे हम लोग उच्चतम मान कहेंगे। पहला बात ये हो गया। दूसरी बात, यहां पे जो है दूसरा पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ये है कि सर जी अगर मान लो कभी कंडीशन ऐसा हो सकता है कि एफ डबल डैश एक्स का मान क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो ये बिंदु जो है बउआरे, ये निम्नतम बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्नतम बिंदु कहलाता है। और इस मान को अगर फलन में रखोगे, जो सवाल आपको दिया जाता है उस फंक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें रखोगे उस एक्स के मान को, तो आपको निम्नतम मान प्राप्त होता है। और दूसरी बात, एक कंडीशन और होगा, जैसे हम लोग वर्धमान ह्रासमान में कहते थे, उसी प्रकार से यहां भी अगर वो 0 के बराबर हो जाए, एफ डबल डैश एक्स का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो दोनों में से कोई नहीं होगा, ना तो ये उच्चतम होगा, ठीक है, ना तो ये क्या होगा, उच्चतम होगा, और ना ही क्या होगा, ये निम्नतम होगा, ना ही क्या होगा, ये निम्नतम होगा, ना तो उच्चतम और ना ही निम्नतम। सिंपल सी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ पे वर्धमान और ह्रासमान का क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। वर्धमान हमने देखा था 0 से छोटा होता है तो ह्रासमान बोलते थे, और 0 से बड़ा होता है तो वर्धमान बोलते थे।
लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट अपोजिट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन में, अगर वो 0 से छोटा होता है तो उल्टा उच्चतम बिंदु कहलाएगा, और अगर 0 से बड़ा होता है तो वो उल्टा निम्नतम बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पे जो सवाल का पैटर्न होगा वो सवाल का पैटर्न दो टाइप पे आता है। एक सवाल ऐसा होगा जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसा कहोगे कि डिफरेंशिएशन बिना किए हुए बनाना है, और दूसरा सवाल ऐसा होगा कि जिसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी जाकर के पता चलेगा। तो हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला एक छोटा सा सवाल से हम शुरू करते हैं। जैसे हमने मान लो आपके लिए एक फंक्शन दे रखा है, हम आपसे पूछे कि इस x का मॉड में रखें इसका मान, हम आपसे पूछे कि बताओ इसका उच्चतम मान क्या होगा, और आपको पूछे कि बताओ इसका निम्नतम मान क्या होगा। समझना है, हमने इसलिए बेसिक से शुरू किया। हम चाहते तो सवाल पे भी ला सकते थे, लेकिन नहीं, हमें सीखना है तो छोटे चीजों से ही सीखने का प्रयास करते हैं। मॉड x का मतलब होता है कि x का मान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन ये मॉड जो है उसको क्या करता है, ऑलवेज धनात्मक कर देता है। क्या करता है, ऑलवेज धनात्मक कर देता है। याद रखोगे, ये जो x दिख रहा है ना, ये x वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या मतलब जो मन में आए वो आप रख सकते हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि बताओ y का सबसे बड़ा या सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, तो मन में सोचना है कि अगर मॉड है तो वो तो हमेशा धनात्मक राशि होगा। हाँ, अगर हम बात करेंगे तो x का मान सबसे छोटा अनंत हो सकता है, सबसे बड़ा अनंत हो सकता है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन होगा कि इसका मान 0 हो सकता है। तो हमने कहा कि यहां पे हम इस बात को समझते हैं बहुत अच्छे से कि y का जो मान होगा ना गुरुजी, y का मान होगा, जो बेटा समझो ध्यान से, y का जो मान होगा वो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉड का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। मॉड के अंदर जो x है उसका मान तो आप जो चाहो रख सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं y का जो मान आएगा, यानी फंक्शन का जो मान आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो 0 जो है इसका सबसे छोटा वैल्यू है, और सबसे बड़ा वैल्यू बताओ कितना होगा, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि x का मान अनंत हम रख सकते हैं, तो y का मान भी अनंत प्राप्त होगा। लेकिन x का मान अनंत हम ऋणात्मक में भी रख सकते थे, लेकिन y का मान x ऋणात्मक में कभी भी नहीं आएगा, इसका मान जब भी आएगा धनात्मक में। तो यहां पे अनंत का तो कोई निश्चित नहीं है। हम आपसे पूछेंगे अधिकतम मान, आप नहीं बता सकते हो क्योंकि ये अनंत है। हाँ, लेकिन आपसे निम्नतम पूछेंगे तो आप कह सकते हो सर जी इसका निम्नतम मान 0 होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। बस यही बात तो हम बोल रहे थे। हाँ, तो हमने कहा कि अतः यहां से पता चला, गौर से सुनोगे ध्यान से, अतः इससे पता चला कि y मतलब फलन की बात कर रहे हैं, y का निम्नतम मान, y का निम्नतम मान जो है, निम्नतम मान क्या है, 0 है। निम्नतम मान क्या है, 0 है। निम्नतम मान क्या है, 0। बस यही बात करना था। और आपको ऑब्जेक्टिव में जो सवाल दिया जाएगा वो इसी पे आधारित सवाल, ऐसे ही सवाल पे आधारित होगा। कॉन्सेप्ट समझना है सर। एक बार फिर से एक नए सवाल की तरफ आते हैं, कुछ नया हम इसमें अपडेट लाते हैं। मान लो वही सवाल है, सेम टू सेम। हमने कहा कि y बराबर दिया हुआ है, मॉड के अंदर x है, हमने बाहर लगा दिया माइनस। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसका उच्चतम या निम्नतम मान क्या होगा। अगर उच्चतम है तो उच्चतम मान बताओ, और अगर निम्नतम मान है तो निम्नतम मान बताओ कितना होगा। बताओ सोच करके। दिख रहा है आपके दिमाग में? भी जस्ट आएगा सर जी अभी जस्ट हमने देखा। क्या देखा? हमने जस्ट देखा कि मॉड का मान होता है ऑलवेज धनात्मक, और अगर बाहर माइनस लग गया तो वो हो गया ऑलवेज ऋणात्मक। बोलो हाँ या ना? ये ऑलवेज क्या हो गया? ऋणात्मक। अगर ये ऑलवेज ऋणात्मक हो गया, जिसमें हमने ये पर रखा है कि इस x के जगह पे जो है ना, इस x के जगह पे जो है, आप x के जगह पे कोई भी वास्तविक मान सोच सकते हो, अनंत है। लेकिन मॉड में देंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और बाहर अगर माइनस लग गया सर जी तो वो हमेशा के लिए ऋणात्मक हो गया, हमेशा के लिए ऋणात्मक हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड का मान जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, चूंकि ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम बात करें इसलिए माइनस की बात कर रहे हैं, माइनस मॉड x का जो बात होगा वो हमेशा जो होगा वो 0 से छोटा या बराबर होगा। क्योंकि अगर x का मान रखोगे निगेटिव, मॉड कर देगा उसको पॉजिटिव, लेकिन बाहर आएगा फिर से हो जाएगा वो निगेटिव, यानी ऑलवेज निगेटिव। ये हो जाएगा 0 सबसे बड़ा वैल्यू, क्योंकि x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे घटाते जाओगे, वैसे वैसे उसका मान ऋणात्मक आते चला जाएगा। यानी ऋणात्मक मतलब क्या? लेस देन, नीचे जाते जाओगे अनंत तक। क्या मतलब? निम्नतम हुआ। तो हम आपसे पूछेंगे निम्नतम बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि अगर x का मान -1 लाख रखोगे तो x का मान -1 लाख ही आएगा। 10 लाख रखोगे 10 लाख आए,
20 लाख रखोगे 20 लाख माइनस में जाते जाएगा, यानी अनंत होगा। आप नहीं बता सकते हो निम्नतम मान क्या होगा। हाँ, लेकिन आप इसमें उच्चतम मान बता सकते हो कि सर जी इसके सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, 0 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 से बड़ा मतलब क्या? धनात्मक। इसका मान धनात्मक कभी नहीं हो सकता। तो 0 क्या हो गया? उच्चतम मान हो गया। या तो इसका मान उच्चतम प्राप्त हो सकता है या तो निम्नतम प्राप्त हो सकता है, दोनों नहीं प्राप्त हो सकता है। तो यहां पे हमने देखा निम्नतम अनंत हो सकता है तो नहीं बता सकते हो, लेकिन उच्चतम बता सकते हैं कि सर जी 0 होगा, क्योंकि इसका मान 0 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो कभी इसका मान धनात्मक नहीं आएगा, अर्थात 0 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इससे पता चला कि अतः हम इस y की बात कर रहे हैं जो फंक्शन दिया रहा है, अतः y का उच्चतम मान, y का उच्चतम मान क्या होगा? 0 होगा। या 0 है या 0 होगा, 0 होगा। बस समझ में आ रहा है? आसान है। इसी सवाल को थोड़ा सा और हम हार्ड बना रहे हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर मान लो हम सवाल ये कह रहे हैं कि y बराबर हमने देखा ये मॉड x है, हम बाहर में लगा देते हैं प्लस में 3, सवाल में कर दिए प्लस में 3। समझोगे अब ध्यान से, इसका मान क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात को समझो। जो ऑब्जेक्टिव में सवाल होते हैं वो ऐसे ऐसे सवाल ही दिए जाते हैं। हमने कहा कि ये आपको सवाल दिए हैं, बताओगे इसका उच्चतम मान होगा या निम्नतम मान होगा, उच्चतम मान होगा या निम्नतम मान होगा। तो आप सोचोगे, लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि मॉड का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, पहली बात। अच्छा, इसका मान अगर ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो 3 में घटने का कोई चांस है? नहीं है। 3 में अगर घटने का चांस नहीं है तो 3 से इसका मान छोटा कभी जिंदगी में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मान कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, 3 में घट नहीं सकता, 3 में घट नहीं सकता तो 3 से छोटा नहीं हो सकता। हाँ, 3 से अगर बड़ा पूछेंगे तब तो वो तो सर जी अनंत हो सकता है। कैसे? x का मान आप माइनस रखो चाहे प्लस रखो, इसका आंसर आएगा प्लस, और ये हमेशा 3 में क्या होगा? जुड़ते जाएगा। 3 में क्या होगा? हमेशा जुड़ते जाएगा। 3 में अगर जुड़ते जाएगा तो 3 अगर मान लो इसका मान 1 भी होता है, 3 + 1 हो जाएगा 4, 2 रखोगे तो 2 5 हो जाएगा, 3 रखोगे 6 हो जाएगा, 7 4 रखोगे 7 हो जाएगा, 4 5 रखोगे, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। यानी इसका अधिकतम मान अगर आपसे पूछते हैं तो नहीं बता पाओगे, अनंत हो सकता है। लेकिन आपसे पूछेंगे निम्नतम मान, कहोगे सर जी 3, क्योंकि 3 से छोटा इसका मान हो ही नहीं सकता, 3 से छोटा मान इसका हो ही नहीं सकता, और उच्चतम अनंत हो सकता है। तो इस बात से समझ में आया है ना? लॉजिक समझना है, सिर्फ लॉजिक समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल आएंगे तो लॉजिक ही काम करेगा, और लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक पे ध्यान देना। हमने कहा क्योंकि हम जानते हैं कि इस मॉड x का मान जो होगा सदैव 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, सदैव 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। इस बात से समझ में आया, इस बात से समझ में आया कि अगर मॉड x + 3 लिखा है, इसका मतलब है कि इसका मान भी जो है ना वो सदैव 3 से बड़ा या बराबर होगा, 3 से छोटा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 में माइनस होने के कोई चांसेस नहीं है, और 3 में अगर घटने के चांस नहीं है तो 3 से छोटा हो नहीं सकता है। तो 3 से बड़ा या बराबर होगा। 3 से बड़ा का मतलब है कि अगर इसका मान कुछ होता है तो 3 से बड़ा होगा, और 3 का बराबर का मतलब है कि इसका मान जब 0 होगा तो 3 + 0 करेंगे तो 3 होगा, यानी 3 या तो 3 से बड़ा। तो 3 क्या हुआ? निम्नतम मान। उस मान बता सकते हो? नहीं बता सकते सर। तो यहां से क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अतः हमने कहा y का जो निम्नतम मान हुआ, ये 3 क्या है? निम्नतम मान है। y का निम्नतम मान 3 होगा, निम्नतम मान क्या होगा? 3 होगा। बस ऐसे करके सवालों को समझना है सर, ऐसे करके चीजों को समझना है। तो ज्यादातर आपको मॉड में ही सवाल दिया जाता है। समझ में आ गया होगा? अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये एग्जाम्पल का सवाल देख लो, ये आपके बुक का सवाल है, उदाहरण का सवाल हो सकता है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन वाला तो अभी बचा हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन बताएंगे, पहले ये देख लो, पहले ये समझ लेते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ध्यान से सुनो, हमने कहा कि इसको चाहे तो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक से भी बनाया जा सकता है। हमने जैसे अभी मॉड पढ़ा, मॉड के तरह ही ये भी काम करता है कि अगर यहाँ 2x - 1 का स्क्वायर लगा है, इस पूरे ब्रैकेट के मान कुछ भी हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। इससे हमें यह सीख मिल रहा है कि सर जी ये हमेशा 3 में जाकर के जुड़ेगा, घटने का तो चांस नहीं है। और अगर नहीं घटेगा तो क्या 3 से इसका छोटा मान हो सकता? नहीं हो सकता है। जब भी मान होगा तो इसका क्या होगा? 3 से बड़ा होगा। तो 3 क्या कहलाया? सबसे छोटा मान। और 3 से बड़ा अगर इसका पूछोगे, अधिकतम मान पूछोगे, बता सकते हो? नहीं। x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाओ या जैसे जैसे घटाते जाओ, इसमें ऐड होते जाएगा, यानी उतना बड़ा होते जाएगा,
यानी उच्चतम होते जाएगा। उच्चतम मान इसका कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन निम्नतम मान कंफर्म है कि 3 हो सकता है, 3 से छोटा हो ही नहीं सकता है। तो रीजन के तौर पे हम क्या लिखेंगे? रीजन के तौर पे हम लॉजिक से समझ में आया हमें कि चूंकि हम जानते हैं कि 2x माइनस 1 है और अगर इसमें लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये जब भी होगा 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। और इसी आधार पे हमने सीखा, इसी आधार पे हमने ये रिजल्ट निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि इसका स्क्वायर प्लस में अगर 3 है तो इसका मान 3 से बड़ा या बराबर होगा। अगर यहाँ पे +3 लगा हुआ है तो इसका मान या तो 3 हो सकता है या तो 3 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान ऋणात्मक नहीं आएगा। ऋणात्मक नहीं आएगा, 3 में घटने का कोई चांस नहीं है। 3 में घटने का चांस नहीं है तो 3 से छोटा होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हाँ सर, जिससे बड़ा होगा। अतः यहां से हमें पता चला, कि y का निम्नतम मान, y का निम्नतम मान कितना होगा? ये 3 होगा। कितना होगा गुरुजी? ये 3 जो है वो 3 होगा। ठीक है। अब ऐसे सवाल हम चाहते हैं कि ये तो हर जगह पे पॉजिटिव ही बात हो रही थी, लेकिन कोई सवाल में ऐसा अगर हम निगेटिव डाल करके रखें, ठीक है, निगेटिव डाल करके रखें, तो एक सवाल इसी में हम देखते हैं। इसी सवाल को अगर हम इसी सवाल को थोड़ा सा अपडेट करें, इसी सवाल में सिर्फ हम इसी सवाल की बात करें। यहाँ देखा सवाल में, यहाँ पे हमने कहा कि fx दे रखा हमें एक सवाल, और जिसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे कितना था? 2x था ना, ये था 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस की जगह हमने -3 रखा, प्लस की जगह हमने -3 रखा। बताओ इसका मान उच्चतम होगा या निम्नतम होगा? समझते हैं। पहले हमने कहा कि मॉड का स्क्वायर का मान होगा धनात्मक, हमेशा धनात्मक होगा, तो ये धनात्मक होगा, ऊपर होगा, और -3 से और नीचे नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसका मान माइनस अगर होगा तब ना ये माइनस माइनस प्लस होकर के, जैसे मान लो -1 होता है तो -3 -1 -4 होगा, और कम हो गया, लेकिन इसका मान तो ऋणात्मक आएगा ही नहीं, और ऋणात्मक आएगा ही नहीं तो इसमें और घटने का कोई चांस है ही नहीं, और घटने का चांस नहीं, तो ये जो -3 दिख रहा है ये क्या है? सबसे निम्नतम वैल्यू। उच्चतम वैल्यू क्या होगा? अनंत, क्योंकि x का मान जैसे जैसे घटाओ या जैसे जैसे बढ़ाओ वैसे वैसे इसका मान और पॉजिटिव में आते जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में ये लिखा, सॉल्यूशन के रूप में गुरुजी ये लिखा बोरे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे 2x + 1 का जो होल स्क्वायर है, -1 का है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या कहा? 2x - 1 का जो होल स्क्वायर है, इसका मान सदैव क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर होगा। और इसीलिए हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं कि ये 2x - 1 पे जो है होल स्क्वायर लगा हुआ है, और माइनस जो 3 है ये हमेशा -3 से इसका मान बड़ा या बराबर होगा। -3 से इसका मान छोटा नहीं हो सकता, -3 से छोटा नहीं हो सकता है। तो हम कह देंगे अतः फलन fx का निम्नतम मान, fx का निम्नतम मान, अगर निम्नतम मान की बात करोगे तो कितना होगा? -3 होगा, -3 होगा, बस खत्म। समझ में आ गया? अब इसी के आधारित एक और सवाल समझो, हमने कहा कि सर जी फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। पहली बात तो लॉजिक समझो कि अगर होल में स्क्वायर लगा, x - 1 का होल स्क्वायर का, x - 1 का होल स्क्वायर अगर कहा है तो इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक नहीं हो सकता तो बाहर में माइनस लगा है तो वो तो हमेशा के लिए ऋणात्मक होगा, क्योंकि अगर ये अगर इसका मान माइनस आ सकता था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, कभी ऐसा हो सकता था। लेकिन सर जी स्क्वायर लगा है तो इसका मान ऋणात्मक कभी हो ही नहीं सकता। ऋणात्मक नहीं हुआ तो माइनस माइनस प्लस होने का कोई चांस ही नहीं है, और अगर प्लस चांस होने का चांस नहीं है तो 10 में जुड़ने का भी कोई चांस नहीं। मतलब समझो ध्यान से, हमने कहा कि 10 में कभी जुड़ने का कोई चांस नहीं है, तो मतलब 10 में ऐड होकर के 10 से बड़ा आने का कोई चांस नहीं है। यानी ये जो 10 दिख रहा है ये सबसे अधिकतम मान है। अब जो मान आएगा वो ऋणात्मक में जाते जाएगा, क्योंकि x का मान आप जितना बढ़ाओ चाहे जितना घटाओ इसका मान पॉजिटिव होगा स्क्वायर की वजह से, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो वो हमेशा ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर ऋणात्मक होगा तो ये 10 में से हमेशा घटते जाएगा, जुटेगा नहीं, घटते जाएगा। तो 10 क्या हो गया? सबसे उच्चतम मान हो गया। निम्नतम मान कितना? अनंत हो सकता है। तो निम्नतम मान नहीं बता सकते हो, तो रीजन के तौर पे आप कैसे बताओगे, कैसे लिखोगे? आप ये लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि x - 1 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये सदैव 0 से बड़ा या बराबर होता है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा मतलब धनात्मक होता है। लेकिन हमने लगाया, लेकिन हमने यहां पे लगा दिया, लेकिन अगर ये -x - 1 का होल स्क्वायर कह रहा है ना,
तो ये हमेशा जो है वो 0 से छोटा या बराबर हो सकता है। 0 हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब धनात्मक नहीं आ सकता। 0 होगा मतलब लास्ट, और 0 से छोटा अनंत तक हो सकता है। और इसी प्रकार से हमने कहा, अब टोटल मिला करके बात करोगे एक बार, -x-1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस में 10 दिया हुआ है, तो इसका मान जो होगा वो सदैव 10 से छोटा, सॉरी 10 से छोटा या बराबर होगा, 10 से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा 10 से बड़ा नहीं हो सकता तो 10 क्या हो गया हमारा, उच्चतम मान हो गया। इससे 10 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 10 उच्चतम मान हो गया। निम्नतम मान अनंत हो सकता है, तो आप एक लाइन नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः fx का उच्चतम मान, fx का उच्चतम मान कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा। ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं सर जी, ये तो कॉन्सेप्चुअल था, जो समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब ऐसा सवाल लिया जाए जिसको हम डिफरेंशिएट करके बनाते हैं, है ना, डिफरेंशिएट करके, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल अगर आएंगे तो नहीं बना पाओगे, फिर तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया रहेगा ना उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर कर लेना है। 0 के बराबर करने से x का कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा। उस मान को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन रखने से पता चलता है वो उच्चतम या उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है। चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहला क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। हमने लिखा यहां पे हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो यहां पे ये कहलाएगा f डैश x कहलाएगा। बहुअरे बराबर में चले जाओ, x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, और माइनस में हमने लगा दिया, 2 नीचे आएगा, 6 दूनी 12 x कहलाएगा, और प्लस में 9 इंटू x का 1 होता है, और 15 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। फाइनली अरेंज कर दो, तो ये f डैश x का मान जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 3x स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे 12x है, और प्लस में यहाँ पे 9 है, जिसमें हमें दिख रहा है कि 3 कॉमन किया जा सकता है। कर लो कॉमन, यहां पे हमने 3 कॉमन कर लिया। f डैश x 3 को कॉमन अगर कर लेते हो तो यहां पे बचेगा आपके पास x का स्क्वायर, यहां पे बचेगा माइनस में 4x है, और प्लस में 3 कॉमन कर लिए तो 3 बचेगा, जो कि द्विघात समीकरण आगे चल करके बनने वाला। तो यहां पे एक लाइन लिखोगे, जैसे वर्धमान ह्रासमान में लिखते थे वही बात यहां भी लिखेंगे उच्चतम और निम्नतम के लिए। यहां पे लिखोगे चूंकि उच्चतम या निम्नतम के लिए, या निम्नतम के लिए। अच्छा ये बातें हम क्या बोल रहे हैं, उच्चतम या निम्नतम के लिए, तो उच्चतम मान हो या निम्नतम मान हो, ऐसा कंडीशन जरूर होगा, वो 0 के बराबर होगा। जिस समय वो 0 के बराबर होगा तो वहां पे x का कुछ ना कुछ मान होगा, जहां पे ना तो वो उच्चतम हो और ना ही वो निम्नतम हो। इन दोनों से पहले वो 0 के बराबर होता है, जिसमें हमने ये कहा कि यहाँ पे f डैश x का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसलिए हमने यहाँ पे कहा f डैश x के जगह पे अगर 0 रखोगे तो बराबर में 3 इंटू में क्या था, x का स्क्वायर था, माइनस में 4x था, प्लस में 3 था, जिसमें आप साफ देख रहे होगे कि ये 3 जो है वो 0 में चला जाएगा। तो इसे आप ऐसे सीधा करके दिखा सकते हो कि ये जो है x का स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 3 जो है वो 0 के बराबर होगा, जिसमें ये कहीं ना कहीं आपको साफ दिख रहा होगा कि ये एक द्विघात समीकरण का निर्माण कर रहा है। द्विघात समीकरण का निर्माण कर रहा है तो ऐसे दो संख्याओं को ढूंढते हो जिसको गुना करने पर 3 आए और जोड़ने घटाने पर -4 आ सकता है। तो 3 और 1 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा सर। तो हमने कहा कि यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो ये x-3 और दूसरा जो होगा वो x-1 के आधार पे होगा, जिसमें अगर इसको ब्रैकेट को तोड़ते हो तो ये 3 और 1 माइनस हो जाएगा 4, और 3 को 1 से गुना करो 3 इकाई 3। सॉल्व करोगे तो ये ट्रिक होता है शॉर्टकट डायरेक्ट, कि ऐसी दो संख्याओं को ढूंढ लिए तो आप डायरेक्ट इसको लिख करके ऐसे बना सकते हो। हमें पता है कि इन दोनों को 0 के बराबर करना होता है, तो इसलिए आप यहां से कह सकते हो कि x-3 दिख रहा है वो भी 0 के बराबर होगा, और x-1 जो दिख रहा है वो भी 0 के बराबर होगा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो x का मान 1 निकलेगा 3, और एक x का मान यहां से यहां सॉल्व करोगे तो यहां से x का मान निकलेगा प्लस में 1। x का 2 वैल्यू आया, यानी 2 बिंदु है, दोनों बिंदुओं पे उच्चतम है या निम्नतम है उसको पता करने के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा, फंक्शन में हमारे पास f डैश x का मान क्या आया था, देखो f डैश x का मान हमारे पास आया था 3x का स्क्वायर था, और माइनस में यहाँ पे 12 था, माइनस में कितना था 12x था, और प्लस में कितना था सर जी 9 था। हम यहाँ पे दोबारा करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इस बात को लिखोगे यहाँ पे अगेन करने जा रहा है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे तो डबल डैश एक्स कहलाएगा, बराबर में चले जाओ यहाँ पे, इस बार 2 नीचे आएगा तो 3 दूनी 6 एक्स कहलाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12 एक्स का 1 9 का 0, छोड़ दो उसको। अब हमारे पास 2 बिंदु है, दोनों बिंदुओं को रखेंगे बारी से बारी से और चेक करेंगे कि एफ डबल एस एक्स का मान क्या 0 से बड़ा हो रहा है या 0 से छोटा है। 0 से छोटा होता है तो उच्चतम कहलाता है, 0 से अगर बड़ा होता है तो निम्नतम कहलाता है। ये दोनों बातें हम जान रहे हैं। तो यहां पे हमने रखा जब x का मान हम यहां पे रखना चाहते हैं कितना 3, पहला पॉइंट पे चेक कर रहा है। तो यहां पे एफ डबल एस एक्स का मान देखो क्या होगा, यहां से देखो तो हमने कहा ये हो गया 6 गुना 3 माइनस में 12, 6 3 का 18 होता है, 18 माइनस 12 करोगे घट करके बचेगा 6 जो कि 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा है तो ये जो बिंदु 3 दिख रहा है ये कौन सा बिंदु होगा, उच्चतम बिंदु कहलाएगा। तो हमने कहा सॉरी निम्नतम बिंदु कहलाएगा। तो यहां पे लिखोगे चूंकि एफ डबल डैश एक्स का मान सर जी 0 से बड़ा हो रहा है, अतः ये जो x बराबर 6 दिख रहा है, सॉरी 3, x बराबर जो 3 जिस बिंदु की हम बात कर रहे थे 3 पे चेक किए, तो x बराबर 3 एक निम्नतम बिंदु है, एक निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। और अगर आपसे पूछेगा निम्नतम मान पता करने के लिए तो इस बिंदु का मान कहाँ रखोगे, समीकरण सवाल में रखोगे तो वहां से जो प्राप्त होगा वो निम्नतम मान कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहां निकाल देते हैं, तथा निम्नतम मान भी निकाल देते हैं, तथा निम्नतम मान पूरा क्लियर कर देते हैं ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो पूरा अच्छे से निकाल सकते हो। ये तथा निम्नतम मान की बात कर रहे हैं, निम्नतम मान। तो फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ था उस फंक्शन की थोड़ा सा जिक्र कर लो। एक्स का क्यूब 6x स्क्वायर प्लस में 9x है प्लस में 15 है, ठीक है। ये था एक्स का क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 9x है प्लस में 15 है, ठीक है। हम यहाँ पे x का मान 3 रखने जा रहे हैं, 3 रखोगे तो 3 का हो जाएगा क्यूब माइनस में 6 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस में 9 गुना में हो जाएगा 3 और प्लस में हो जाएगा 15, सबको गुना कर लो। 3 का क्यूब करोगे 3 तिया 9 माइनस में 9 का क्यूब हो रहा है मतलब 9 तिया 27 हो जाएगा, ये 3 का क्यूब 27 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 9 54 लिख दो इसको, ठीक है। और 9 तिया यहाँ पे 27 हो रहा है प्लस में यहाँ पे 15 हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 27 प्लस 27 54 हो जाएगा और 54 से 54 प्लस माइनस होकर के कट जाएगा, ये खत्म, बचा कौन 15। ये 15 जो मान निकला वो क्या मान निकला है, ये फलन का निम्नतम मान है। गौर से सुनो, हमने क्या कहा कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उच्चतम या निम्नतम के लिए आप उसको 0 के बराबर करते हो, 0 के बराबर करके x का मान प्राप्त होता है। वो x का मान बिंदु होता है, वो बिंदु या तो उच्चतम बिंदु हो सकता है या तो निम्नतम बिंदु होता है। उस बिंदु का पता करने के लिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन में उस बिंदु को रखते हैं, अगर 0 से उसका मान बड़ा आए तो वो निम्नतम बिंदु कहलाता है और अगर 0 से उसका मान छोटा आए तो वो उच्चतम बिंदु कहलाता है। हमने देखा 3 रख करके तो ये 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया तो ये निम्नतम बिंदु है और इस बिंदु का यानी x बराबर 3 का मान अगर रखोगे फंक्शन में तो फंक्शन में जो मान रखोगे तो वहां से निम्नतम मान प्राप्त होगा। कई बार आपको निम्नतम मान निकालने के लिए भी पूछा जाता है। अब यहीं पे हम यहाँ पे एक बिंदु और रखे, x का 1 भी रखना है, तो यहाँ पे अब 1 के लिए चेक कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे x का मान 1 रखना चाहते हैं तो f डबल डैश x का मान क्या आएगा, देखो f डबल डैश x का मान क्या था 6 इंटू एक्स था और प्लस में कितना था 12 था, थोड़ा सा एक बार समीकरण दिखा दो, हाँ माइनस में 12 था सर, यहाँ पे माइनस में 12 था तो यहाँ पे हमने लगाया माइनस में 12, x का मान रखने जा रहे हैं 1। देखो 6 गुना 1 माइनस में रखोगे 12 तो घट करके आएगा माइनस में 6 जो कि 0 से क्या है छोटा। रीजन के तौर पे आप ये बोलोगे कि f डबल डैश x का मान क्या हो रहा है बउआ रे, 0 से छोटा हो रहा है। अतः आप कह सकते हो, अतः x बराबर जो 1 पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट कौन है, अब यहाँ पे ये उच्चतम बिंदु क्या है, उच्चतम बिंदु है। x बराबर 1 क्या है, एक उच्चतम बिंदु है, एक उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। अब यहां से बात आ जाती है उच्चतम मान प्राप्त करने का, तो वो भी देख लो। हमने लिखा तथा उच्चतम मान, तथा उच्चतम मान। उच्चतम मान अगर प्राप्त करना होगा तो हम फंक्शन में रखेंगे, यानी fx का जो समीकरण था वो x का क्यूब था, माइनस में 6 के x स्क्वायर थे, प्लस में 9x था और प्लस में यहाँ पे 15 था। इस बार x का मान 1 रखना चाहते हैं, क्या रखना है 1 रखोगे तो 1 का हो जाएगा क्या, क्यूब हो जाएगा, माइनस में 6 यहाँ पे 1 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 9 इंटू एक्स का 1 प्लस में लिख दोगे 15, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, सॉरी 1 होगा और 6 का
1 का स्क्वायर करोगे 1, 6 से गुना करोगे 6 का 6, और आगे पढ़ोगे 9 एकाई 9 प्लस में हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 9 प्लस में था ना, चलो 9 एक हो गया 10, 10 प्लस 25 करोगे, सॉरी 15 करोगे तो हो जाएगा 25। अब 25 में से 6 घटा दोगे तो बचेगा सर जी 19। कितना बचेगा? 19 बचेगा। यहाँ पे जोड़ दिए 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 15 कर दिए 25, 25 में 6 घटा देंगे तो 19 बचेगा। ये 19 क्या हो गया? उसका उच्चतम। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो आप मान को कंपेयर करके देख सकते हो कि x बराबर हमने 3 पे निकाला, अभी देखो x बराबर हमने 3 पे निकाला 15 निकला, और x बराबर 1 पे निकाला 19 निकला, तो 19 हमारा क्या होगा? उच्चतम मान कहलाएगा, और 15 क्या होगा? निम्नतम मान होगा। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का सवाल या सुझाव होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कहीं कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा, ताकि हम इसके आधारित अगर कुछ और भी वीडियो लाना होगा तो लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।